सियासत की बिसात पर बिछी है चालें पुरानी, वोट की पर्ची में छिपी है हक की नई कहानी। वोट की पर्ची में छिपी है हक की नई कहानी। घर कट गया नाम तेरा तो तेरा वजूद क्या है। घर कट गया नाम तेरा तो तेरा वजूद क्या है। सो जा ए गफलत की नींद सोने वाले, सो जा ए गफलत की नींद सोने वाले। ये लोकतंत्र की है नीलामी, ये लोकतंत्र की है नीलामी। नमस्कार साथियों, मैं हूँ मनुशांति प्रिया और मेरे साथ हैं मेरे सफर के हमसफर मिस्टर अष्टभुजा से। नमस्कार साथियों। उम्मीद है साथियों आप अच्छे होंगे और स्वागत है आपका हमारे चैनल अंतर्दृष्टि विचारों का संगम में। साथियों, आज की हमारी चर्चा किसी सामान्य विषय पर ये चर्चा नहीं है। आज की चर्चा है हमारी एक सर्जिकल स्ट्राइक, वोट पर चर्चा। क्या है आपका वोट और क्यों इम्पोर्टेंट है आपका वोट। आज हम बात करने जा रहे हैं SIR की, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। साथियों, आप देख रहे होंगे कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हैं और वहाँ जो लगातार एक नया मुद्दा चर्चा में न्यूज में बना हुआ है वो है वोट चोरी का। वहाँ के लाखों लाख लोगों का वोट कट गया है और जो उस राज्य के निवासी नहीं हैं उनके वोट बन गए हैं। तो क्या है इस बदल के पीछे पूरी कहानी। ये प्रक्रिया महज एक प्रशासनिक सफाई है या इसके पीछे कोई और विशेष कारण है। ये कोई सियासी कारण है या कोई सामाजिक समीकरण है जो देश के लोकतंत्र की दिशा बदल सकते हैं, जहां सिटीजन और सब्जेक्ट का अंतर मिटने लगता है और लाखों लाख वोटरों के नाम लिस्ट से गायब हो चुके हैं। क्या है सत्ता की फेरबदली का खेल। आज जानेंगे हम कि क्या ये एक तकनीकी खेल है या किसी की साजिश। किन समुदायों को निशाना बनाने की साजिश की गई है और किन को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है और किन की हुई है वोट चोरी। आज हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के तमाम फैसलों पर जो सवाल उठ रहे हैं और जो फैसले अभी तक पेंडिंग में पड़े हैं उनका भी हम विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वैचारिक मंथन अंतर्दृष्टि विचारों के संगम में। अष्टभुजा जी, चर्चा की शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं, क्योंकि आम जनता अक्सर तकनीकी शब्दों में उलझ कर रह जाती है। ये SIR आखिर क्या भला है और क्यों हो रही है नागरिकों की वोट चोरी। इसका जन्म कैसे हुआ और क्या है इसका संक्षिप्त इतिहास। चुनाव आयोग को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये असीम शक्ति दी गई है कि रातों रात किसी का नाम लिस्ट से काट दिया जाता है। क्या यह 1952 के चुनाव से आज तक के चुनाव तक ये बदल गया है या प्रक्रिया वही चल रही है और क्या है इसका पूरा दारोमदार। जानते हैं हमारे विश्लेषक मिस्टर अष्टभुजा सिंह जी से। स्वागत है सर। धन्यवाद मनुप्रिया जी। देखिए मनुप्रिया जी, वर्तमान में विशेष रूप से जो भारत में स्थिति चल रही है, वोट चोरी को लेकर के दहशत और दंगल मचे हुए हैं। अखबारों की सुर्खियों और न्यूज़ चैनल तथा स्वतंत्र और बेबाक विश्लेषकों के द्वारा विभिन्न तरीके से इसके तह को खोले जा रहे हैं। और वर्तमान में जो अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में, और विशेष रूप से ये जो SIR का मुद्दा चर्चे में बना हुआ है पश्चिम बंगाल में, वहाँ की सरकार कहती है कि लगभग 90 लाख से अधिक वहाँ के निवासी नागरिक के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए और देश की सत्तासीन BJP
पार्टी दूसरे राज्यों से अपने अंधभक्तों को ला करके नए तरीके से यहाँ वोटर लिस्ट में शामिल करके और सत्ता का समीकरण बदलना चाह रही। आपको बता दें कि सच में वर्तमान में यह मुद्दा और सवाल बेहद महत्वपूर्ण है और भारत का जो चुनाव आयोग है उसको भारतीय संविधान में लिखे गए एक महत्वपूर्ण प्रावधान जिसको आरपीए बोलते हैं, जिसका आशय है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। यह वर्ष 1950 और 51 में बने हुए थे और इसी के माध्यम से चुनाव आयोग को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसके तहत चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट करता है समय समय पर। वैसे तो समरी रिवीजन हर साल होता है, लेकिन जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अर्थात SIR विशेष रूप से तब किया जाता है जब चुनाव आयोग को लगता है कि वोटर लिस्ट बहुत पुरानी हो चुकी है और उसमें भारी गड़बड़ी दिख रही है। हम इसके इतिहास की बात करें, जब 1952 से पहली बार भारत में विशेष रूप से आज़ाद भारत में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, तभी से यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है और उस समय इसके पीछे की वजह यह थी कि देश को एक तरफ आज़ादी मिली हुई थी और दूसरी तरफ विभाजन और बंटवारे का जख्म भी मिला हुआ था। तो लगभग 60 करोड़ से अधिक शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए हुए थे और भारत से कुछ मुस्लिम लोग पाकिस्तान गए हुए थे। तो उनके उस मुद्दे को साफ करना था, शामिल करना था और स्पष्ट रूप से उनको वोटर लिस्ट में जगह देना था और भारत का नागरिक बनाना था। लेकिन वर्ष 2026 का जो SIR है यह विशेष रूप से स्पेशल है। इसमें कई वजह हैं जिसको हम देखेंगे। इस बार इसमें घर घर जाकर डिजिटल डाटा के साथ साथ भौतिक रूप से सत्यापन भी शामिल है। इसमें आयोग का कहना है कि जो लोग मृत हो चुके हैं और जो प्रवासी हैं उनके आंकड़ों को अपडेट करना आवश्यक है ताकि चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे और भारतीय जनता की लोकतंत्र में विश्वास बनी रहे। लेकिन आपको बता दें कि इतिहास में जब जब SIR हुआ है तब तब सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगता रहा है कि वह इसका उपयोग विपक्ष के वोट बैंक को साफ करने के लिए कर रहा है। सच्चाई उसमें भी है। बहुत खूब अष्टभुजा जी, आपने डेटा और समुदायों की बात तो की। अभी जिन 5 राज्यों में चुनावी संघर्ष होने वाला है वहाँ की जमीनी हकीकत बहुत ही डरावनी है। पश्चिम बंगाल, असम और बिहार के संदर्भ में क्या आप हमें वो सटीक आंकड़े बता सकते हैं जिन जिन क्षेत्रों और समुदायों के नाम विशेष रूप से काटे गए हैं? क्या ये केवल एक प्रशासनिक गड़बड़ी है या इसमें कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? आपको कोई ऐसा पैटर्न समझ में आ रहा है कि जो ये एक खास समुदाय, खास लोगों का, खास वर्ग का जो वोट में, जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जो वोट चोरी का मुद्दा बन रहा है, तो इस पे सर थोड़ा सा प्रकाश डालिए जरा। देखिए मनुप्रिया जी, आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो जो सरकार के आंकड़े हैं और वहाँ की CM ममता बनर्जी बार बार बयां कर रही हैं और सरकार से शिकायत कर रही हैं कि हमारे वहाँ से लगभग 91 लाख से अधिक वोटरों के नाम काट दिए गए। कई जगह पे तो वो 91 और 1 करोड़ तक भी उन्होंने बढ़ा दिया है। कई जगह में ऐसा भी आया है सर। बिल्कुल, वो तो है। हाँ। आपको बता दें कि इसमें जो सबसे ज़्यादा असर दिखा है वह जो सीमावर्ती जिले हैं, विशेष रूप से इलाहाबाद, मालदा और 24 परगना जिला।
और आपको बता दें कि यह मुस्लिम और दलित समुदायों के नाम बड़ी संख्या में संदेह की श्रेणी में डाले गए और हटाए गए। और असम में एनआरसी की लंबी प्रक्रिया के बाद एसआईआर के नाम पर लगभग 60 लाख नामों की जांच हुई और बंगाली भाषी हिंदुओं और मुसलमानों को हटा दिया गया। आपको बता दें कि जब आप इन आंकड़ों को देखेंगी और जोड़ने और कनेक्ट करने का प्रयास करेंगी तो आप पाएंगी कि अधिकांश नाम उन्हीं के संदेह लिस्ट में डाले गए और फाइनली काटे गए। वे समाज के कमज़ोर वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहद नाजुक है। साथ ही उनके नाम सफाई और प्रशासनिक गड़बड़ी के नाम पर काटे गए। आपको क्या लगता है सर कि इसमें दलित, मुस्लिम और महिलाएं ज्यादा पीड़ित हैं? आंकड़े तो इसी तरफ संकेत कर रहे हैं। बहुत खूब अष्टभुजा जी, ये तो लोकतंत्र के लिए आपातकाल जैसी स्थिति है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में न्यायपालिका की क्या भूमिका है। जो मामले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चल रहे हैं, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? क्या कोर्ट ने उन लोगों को कोई राहत दी है जिनके नाम कट गए हैं? और सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग के पास क्या इन प्रश्नों का उत्तर है जब उनसे पूछा जाता है कि लाखों के लाख नाम कैसे कट गए और वो क्यों नहीं है वोटर लिस्ट में? देखिए मनुप्रिया जी, कानूनी लड़ाई वर्तमान में बहुत ही पेचीदा मोड़ पर है, क्योंकि चुनाव की तारीखें भी पास आ गई हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई हैं उनमें स्पष्ट रूप से आरोप यही लगाया गया है कि चुनाव आयोग ने नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का सीधे सीधे उल्लंघन किया है और दोनों पक्षों की संतुलित सुनवाई के बिना ही एक तरफा और बिना नोटिस दिए नाम काट दिए गए। और नाम काटने से पहले व्यक्ति को न तो नोटिस दिया गया और न ही सुनवाई का कोई मौका दिया गया। साथ ही जिन संदेहों और आरोपों के आधार पर नाम काटे गए हैं या डिलीट किए गए हैं वो बेहद हास्यास्पद है कि बीएलओ ऑफिसर्स बिना उनके घर गए और सिर्फ ताला देख करके या बिना ताला देखे ही कभी मृत घोषित कर दिया या वहाँ कोई है ही नहीं, या कुछ प्रशासनिक गड़बड़ी जैसे कि उनके ये डाटा पर्याप्त नहीं है या किसी के नाम की स्पेलिंग मैच नहीं किया इत्यादि आधारों पर काट दिए, जो बिल्कुल न्यायिक नहीं है, तार्किक भी नहीं है, मानवीय भी नहीं है और लोकतंत्र के खिलाफ ही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि चुनाव आयोग को इन नामों को सार्वजनिक करना होगा। साथ ही डिजिटल मैपिंग की प्रक्रिया में जो गुंजाइश होने की संभावना हो सकती है उस पर भी विचार करने के निर्देश दिए और मानवीय सत्यापन को अनिवार्य बनाने की बात की है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से अपने आप को रोका भी है, लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इन मामलों की सुनवाई 15 दिन के अंदर पूरा करें, विशेष रूप से जिनके पास वैध दस्तावेज उपलब्ध हैं। लेकिन एक दिलचस्प पहलू और विडंबना बंगाल के संदर्भ में ये है कि कोर्ट ने लगभग 20 लाख लोगों को वोट देने से तो मना ही कर दिया है, विशेष रूप से जब तक उनके संदर्भ में अस्पष्ट एडजुडिकेशन नहीं हो जाता। हालांकि ये स्थिति न्याय की अवहेलना और न्याय में देरी को ही बताती है। आपको नहीं लगता है कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये उस बात को चरितार्थ कर रहा है कि कई बार न्याय में देरी न्याय ना मिलने के बराबर होती है? बिल्कुल, स्थिति तो वही। अच्छा अष्टभुजा जी, इन सब कानूनी और तकनीकी बहसों के बीच एक आम आदमी, एक किसान, एक मजदूर बहुत भ्रमित है। उसे एसआईआर
धारा 21 और ट्रिब्यूनल जैसी जो विधिक शब्दावली है वो समझ में नहीं आती। उसे ये कैसे समझाएं कि उसके साथ क्या होगा? क्या आप एक बहुत सरल और सटीक उदाहरण दे सकते हैं जिसे सुनकर हमारा श्रोता वर्ग, हमारा आम आदमी ये समझ सके कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसे अपनी वोट चोरी कैसे रोकनी है और उसे वोट चोरी रोकने के लिए क्या करना चाहिए? हम इसे एक बैंक खाते के उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपका SBI बैंक में एक खाता है जिसमें आपकी ज़िंदगी भर की कमाई जमा है। यहाँ ज़िंदगी भर की कमाई का संबंध आपके वोट से है और अचानक बैंक अर्थात चुनाव आयोग यहाँ वोट कैंसिलेशन के संदर्भ में और बैंक कहता है कि हम आपके खातों की सफाई कर रहे हैं और बिना आपको बताए बैंक आपका खाता बंद कर देता है, महज यह कहते हुए कि क्योंकि आप पिछले साल बैंक की शाखा में आकर अपनी फ़ोटो नहीं खिंचवाई थी। तो स्थिति यहाँ वही हो गई कि आपके पास पैसे तो हैं लेकिन आप उन्हें निकाल नहीं सकते और आप इस देश के नागरिक भी हैं और किसी राज्य विशेष में रह भी रहे हैं, लेकिन आप अपना वोट का उपयोग नहीं कर सकते, सरकार को चुनने में अपनी भूमिका नहीं निभा सकते। तो वोटर लिस्ट का माजरा भी ठीक उस बैंक अकाउंट वाले मुद्दे की तरह है। आप वर्षों से वहीं रह रहे हैं उसी राज्य विशेष में, लेकिन अधिकारी आया, चुनाव आयोग के BLO ऑफिसर तथा अन्य कर्मचारी, और आपके घर पर आपको नहीं पाया तो उसने निष्कर्ष निकाल लिया और निर्णय दे दिया तथा आपकी अनुपस्थिति का सर्टिफिकेट बना दिया कि यह व्यक्ति यहाँ नहीं रहता। बेशक आप किसी काम से चले गए हों, बाजार चले गए हों, विद्यालय चले गए हों, ऑफिस चले गए हों, किसी रिलेटिव्स के वहाँ चले गए हों इत्यादि, और इस तरह आपका लोकतांत्रिक खाता सील कर दिया गया। आपको बता दें मनु जी कि आम आदमी को यह समझना होगा कि वोटर कार्ड होना ही काफ़ी नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है। इसलिए हर किसी को अपनी सजगता का परिचय देते हुए वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन या अपने इलाके के BLO के पास जाकर अपनी एंट्री और उपस्थिति चेक करनी होगी, जांचनी होगी, देखनी होगी और सतर्क रहना और जागरूक होना ही इस चक्रव्यूह का सबसे सटीक समाधान है। अष्टभुजा जी, ये तो वही बात हो गई कि वो कहते हैं ना कि इसमें मुझे 2 लाइन का वो नज्म याद आ रहा है, वो जिसे तुम कागज का टुकड़ा समझते हो वो तुम्हारी हस्ती है, वो जिसे तुम कागज का टुकड़ा समझते हो वो तुम्हारी हस्ती है, वोट नहीं वो तुम्हारी इस मुल्क में नागरिकता की बस्ती है, वोट नहीं वो तुम्हारी इस मुल्क में नागरिकता की बस्ती है, क्योंकि कट गया जो नाम तुम्हारा तो दर दर की ठोकरें नसीब होंगी, हुकूमत की हर योजना फिर तुमसे बहुत दूर होगी, हुकूमत की हर योजना फिर तुमसे बहुत दूर होगी। बहुत खूब मनुप्रिया जी। अष्टभुजा जी, एक बहुत छोटी और सिंपल सी बात है कि आम आदमी के मन में ये प्रश्न हमेशा उठता है कि ये जो नाम कार्ड दिए जा रहे हैं, कई लोग उसमें ऐसा भी कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास ये है वो है, तो इसके लिए आम आदमी का क्या मतलब है, उसकी पहचान कैसे खतरे में है, थोड़ा सा इसको भी स्पष्ट करते चलिए इस वजह। बिल्कुल मनोज जी। जी सर। देखिए, भारत सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से ये जो SIR प्रक्रिया के माध्यम से चाहे स्ट्रेटजिक तरीके से या इंटेंसिव तरीके से प्रशासनिक शुद्धिकरण के नाम पर
लाखों और करोड़ों नाम काट दे रही है। मिल बल्क में नाम काटे जा रहे हैं और काट दिए गए हैं। विरोध करने वाले चिल्लाते हुए परेशान होकर के रह जा रहे हैं, छटपटा करके रह जा रहे हैं, जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि यदि आपका नाम वोटर कार्ड से हट जाता है तो इसके कुछ महत्वपूर्ण जो दुर्गुण परिणाम आपके सामने आएंगे वो इस रूप में आएंगे कि क्योंकि अब आपके जो राशन कार्ड हैं वह आपके आधार कार्ड और वोटर लिस्ट के डाटा से लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। इसलिए वोटर लिस्ट से आपका नाम कटते ही आपका राशन बंद हो जाएगा। इससे पीडीएफ के माध्यम से मिलने वाला राशन के बंद होने का खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, मसलन पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना इत्यादि जैसी सुविधाओं से आप वंचित हो जाएंगे, क्योंकि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको एक सक्रिय मतदाता होना एक अघोषित शर्त बन गई है तथा जो महत्वपूर्ण गतिविधियां आम आदमी के जीवन में कुछ होती हैं, खरीद फरोख्त के संदर्भ में या अपना जीवन स्तर आगे बढ़ाने के लिए, उस पर किस रूप में खतरे आपके सामने आएंगे वह ऐसे है कि बिना वोटर आईडी के आप बैंक का खाता खुलवाने या कोई ज़मीन खरीदने या बेचने आदमी विभिन्न कानूनी जटिलताओं और अड़चनों का सामना करेंगे और दर दर परेशान होंगे और आपकी नागरिकता पर ही सवाल उठने लगेंगे। इसको आप एक लेमन टर्म और देसी उदाहरण से समझ लीजिए। बिल्कुल देसी उदाहरण ही चाह रहे थे, क्योंकि बहुत सारे आम लोग भी हमारे वीडियोस को देखते हैं तो उनको भी पता होना चाहिए कि इसे बहुत लेमन तरीके से कैसे समझें। क्योंकि आप जानते हैं और देश भर में जग जाहिर जैसी स्थिति है कि उत्तर भारत के अधिकांश लोग, विशेष रूप से मजदूर, दक्षिण भारत के राज्यों में अपने रोजी रोटी और आजीविका के लिए जाते हैं। तो मान लीजिए कि एक रामू नाम का व्यक्ति है और वह अपने इसी रोजी रोटी और आजीविका की प्रक्रिया में और परिवार चलाने और बच्चों का लालन पोषण करने के लिए वह मुंबई कमाने चला गया। लेकिन उस बीच में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने वोटर लिस्ट को अपडेट करने के तहत जब रामू के घर पर विजिट किए और उसको अनुपस्थित पाए तो रामू शहर चल गया यह मेंशन करते हुए वोटर लिस्ट से नाम काट दिया और रामू को इसकी सूचना भी नहीं थी। और जब साल भर 6 महीने के बाद फिर रामू अपने गांव आता है तो जब राशन लेने जाता है तो कोटेदार उससे कहता है कि तुम्हारा नाम तो डाटा पोर्टल पर रेड कलर का दिखा रहा है और आपको राशन नहीं मिलेगा। और वह बैंक जाता है तो बैंक के अधिकारी और कर्मचारी कहते हैं कि केवाईसी के लिए आपको ताज़ा और अपडेटेड वोटर लिस्ट में नाम चाहिए। अर्थात अब रामू के सामने स्थिति वही हो गई कि एक छोटी सी कागजी कार्रवाई के बिना रामू अपने घर और गांव तथा जमीन पर अजनबी की तरह हो गया। उसे अब न तो मुफ्त अनाज मिल रहे हैं, न किसी अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं तथा न ही पेंशन और न ही बैंक से कोई कर्ज। आपको बता दें यह बेहद दुखद और भयावह स्थिति हो जाती है एक
आम आदमी के लिए है, छोटे मजदूर के लिए। और यह देश की राजनीतिक हार नहीं है, बल्कि आम आदमी के साथ एक आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार है। आप देखेंगे कि अभी हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने इसके संदर्भ में कहा भी कि वोटर लिस्ट से नाम हटाना किसी व्यक्ति को लोकतांत्रिक रूप से और देश की नागरिकता के हिसाब से मृत घोषित करने के बराबर है। इसका मतलब है जिंदा आदमी कागजों में मर चुका है जैसी स्थिति हो जा रही है। और यह वोटर लिस्ट की सफाई और अपडेट करने की प्रक्रिया का जो प्रशासनिक माया जाल है, यह आम आदमी पर भारी पड़ता जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा अष्टभुजा जी, एक और बहुत विवादित आरोप लग रहे हैं जिसे वोटर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहा जा रहा है। विपक्षी दल कह रहे हैं कि एक तरफ तो स्थानीय और मूल वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ पड़ोसी सत्ताधारी पार्टी से शासित राज्यों से बड़ी संख्या में वोटरों को लाकर के नए वोटरों के रूप में इन्हें जोड़ा जा रहा है। क्या इस दावे में कोई दम है? क्या ये सत्ता में आने का कोई नया हथकंडा है या कोई प्रोपेगेंडा है? क्यों विपक्षी पार्टियां इस तरह के आरोप सत्ताधारी पार्टियों पर लगा रही हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है सर? देखिए मनुप्रिया जी, वर्तमान राजनीति का सारा हथकंडा और खेल यहीं पर दिखता है। और अब सत्ता में बने रहने, चुनाव में जीतने और जिसको चाहे उसको हराने के लिए यह बहुत ही नायाब तरीका सरकार ने ढूंढ लिया है। पूरे देश में तहलका और खलबली मची हुई है। इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आप देख रही होंगी कि राष्ट्रीय स्तर के विपक्षी व्यक्ति और माने जाने नेता माननीय राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी, विधानसभा में पिछली बार जब मैं लड़ा था 1,48,000 वोट थे। जब मैं जेल से लौट के आया 1,06,000 वोट बचे थे। 42,000 वोट इन्होंने पीछे से कटवा दिए, यानी कि ऑलमोस्ट 30% वोट। पूरे देश में इस बात का खुलासा कर रहे हैं, अपने स्तर से, अपने विभिन्न माध्यमों और स्रोतों से प्रमाण देने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के सत्ता और सीट को सफाया करने की प्रक्रिया हो, जिसको केजरीवाल जी खुद बार बार बोले, चिल्लाए और आंकड़े दिखाने का प्रयास किए। विधानसभा में पिछली बार जब मैं लड़ा था 1,48,000 वोट थे। जब मैं जेल से लौट के आया 1,06,000। साथ ही अभी जो बिहार के चुनाव बीत चुके, पिछले चुनाव, वहाँ पर भी ऐसी ही स्थिति, चाहे वो धांधली के रूप में हो, प्रोपेगेंडा के रूप में हो, नया समीकरण बदलने या बनाने के रूप में हो, सरकारें अब यह नया तरकीब अपना रही हैं। हालांकि यह लोकतंत्र के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए बहुत ही खतरनाक रास्ता है। वैसे तो ऐसा ही कुछ प्रक्रिया अपनाते हुए संसद ने जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ करके 2 यूटी में जो बनाया है वहाँ भी है, लेकिन हम उसको किसी और विशेष एपिसोड में देखेंगे। रही बात यहाँ की, तो
रही बात वर्तमान में अभी जो स्थिति बनी हुई है और विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं, तो आपको बता दें कि यह आरोप वर्तमान में जो चुनावी राज्य हैं, विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल और असम की सीमा पर बहुत तेज़ी से दिख रहा है और हो रहा है। और विपक्ष चीख कर कह रहा है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट और रैकेट काम कर रहा है। विपक्ष का दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया और घटना को अंजाम देने के लिए वर्तमान सत्ताधारी सरकार एक सिंडिकेट के माध्यम से काम करवा रही है और संचालित कर रही है। वह इस रूप में कि वह पड़ोसी राज्यों के लोगों के जाली और फर्जी एड्रेस बनवाकर उन्हें इन चुनावी राज्यों के वोटर लिस्ट में शामिल करवा रही है, ताकि डेमोग्राफिक संतुलन को अपने मन मुताबिक किया जा सके और चुनाव में बढ़त लिया जा सके। साथ ही विपक्ष ने कहा कि बंगाल में जिन 91 लाख लोगों के नाम काटे गए, उन्हीं के स्थान पर लाखों नए लोगों को SIR के तहत जो फॉर्म 6 है उसको भरवा करके शामिल किया गया है, जबकि जिनको शामिल किया गया है उनका उस क्षेत्र से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और इसे पॉलिटिकल माइग्रेशन कहा जा रहा है और वोटर लिस्ट रिप्लेसमेंट थ्योरी की संज्ञा दी जा रही है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि वह स्थानीय मुद्दों पर नहीं जीत सकती, इसलिए वह वोटर ही बदल देना चाहती है। आपको बता दें कि यह देश के लिए, लोकतंत्र के लिए सरकार, संसद, संविधान और व्यवस्था में लोगों का विश्वास बनाए रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही खतरनाक स्थिति है। यह स्थानीय नागरिक के उस संवैधानिक हक, हुकूक और अधिकार की सरेआम हत्या है जिसमें वह अपने स्थानीय सरकार को चुनता है। और अगर बाहरी लोग आकर के बंगाल या तमिलनाडु या असम या केरल या फिर पांडुचेरी में तय करेंगे कि राज कौन करेगा, शासन कौन चलाएगा, तो इससे जो भारतीय संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर, उसकी आत्मा पर सीधे ही चोट और कड़ी प्रहार होगी। और इसी गुस्से और नाराजगी की वजह से आप देख रहे होंगे कि वर्तमान चुनावी राज्यों, चाहे वो बंगाल हो या असम या तमिलनाडु में, जनता सड़कों पर धरने दे रही है, हंगामे कर रही है, कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं, कहीं बस रोक करके चक्का जाम किए जा रहे हैं या सार्वजनिक परिवहन आदि को जलाया जा रहा है। इसे बंगाल में आप देख सकते हैं स्थिति कितनी भयावह और दर्दनाक है और विपक्ष इसे 2026 के चुनाव का सबसे बड़ा घोटाला करार दे रहा है। बहुत ही ज्ञानवर्धक विश्लेषण अष्टभुजा जी। समा बुझ ना पाए ये हिफाजत लाजमी है, हक की इस लड़ाई में शहादत लाजमी है। वोट की पर्ची नहीं ये तकदीर है अपनी, वोट की पर्ची नहीं ये तकदीर है अपनी, जागे इंसान अब तेरी बगावत लाजमी है। बहुत खूब मनुप्रिया जी, और अब इंसान को जागना लाजमी हो गया है। बिल्कुल। तो साथियों, आज की इस विस्तृत चर्चा से उम्मीद है आपने पूर्ण ही लाभ लिया होगा, ज्ञानवर्धक और सारगर्भित विश्लेषण अष्टभुजा जी का, और आप सभी की गरिमामय उपस्थिति ने इस आज के चर्चा को बहुत ही आभा में बना दिया। साथियों, लेते हैं अब विदा।
मिलते हैं फिर किसी एपिसोड में आपसे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अपने विचारों को, अपने सुझाव को और अपने प्रेम को कमेंट और लाइक के माध्यम से हमें प्रेषित कीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। नमस्कार। नमस्कार साथी।